हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून। और आज हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा, लेकिन कोरोना वायरस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और कोरोना वायरस कैसे हमारी सेल को इन्फेक्ट करता है, कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैलाता है, आज हम उसकी स्टडी करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइए स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कोविड-19। अब ये कोविड-19 क्या होता है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है CO मीन्स होता है कोरोना। CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस, कोरोना वायरस, और D का मतलब होता है डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज। कोरोना वायरस डिसीज 19 इसलिए क्योंकि ये 2019 में अस्तित्व में आया था, दिसंबर 2019 में ये अस्तित्व में आया था, इसलिए इसके आगे क्या लगा हुआ है 19। तो कोविड की फुल फॉर्म क्या होती है, कोरोना वायरस डिसीज। अब देखिए, ये कोरोना वायरस डिसीज एक बीमारी का नाम है, ये वायरस का नाम नहीं है। अगर आपको एग्जाम में आए कि कोरोना वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है, तो उसका नाम होगा कोविड-19, ये बीमारी है। तो वायरस कौन सा है, वायरस का नाम होगा सार्स, SARS-CoV-2, ये होगा आपका वायरस का नाम। ओके, तो वायरस का नाम क्या होगा, तो वायरस का नाम होगा SARS-CoV-2। ठीक है, SARS-CoV-2 क्या है, आपका वायरस का नाम। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है, S से सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, CO मतलब कोरोना, V मतलब वायरस, 2। ओके, तो SARS-CoV-2 क्या है, वायरस का नाम। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कोरोना संक्रमण के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, तो आपका आंसर होगा SARS-CoV-2। सार्स की फुल फॉर्म सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं, तो डिसीज क्या हो जाएगी, डिसीज हो जाएगी कोविड-19 और वायरस का नाम हो जाएगा SARS-CoV-2। अब हम कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा जो बना हुआ है, ये कोरोना वायरस बना हुआ है। ओके, अब कोरोना वायरस की अगर हम स्टडी करें, तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर के ये जो निकले हुए हैं, ये इनको कहा जाता है क्या, स्पाइक। और ये किसके मिलकर बने हैं, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने हैं। ये जो ब्लू कलर के स्पाइक हैं, चारों तरफ आप चकते से देख रहे हो, इन्हीं को बोला जाता है स्पाइक, और ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब ये काम क्या करते हैं, ये हम सेल अभी समझेंगे वहां पे। सेकंड नंबर पे अब ये आप देख रहे हो ग्रीन, ठीक है, ये जो ग्रीन है, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लूटिन एस्टेरेज, और ये भी एक प्रकार का क्या होता है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अब अगर हम आगे बढ़े, तो पूरा व्हील आप देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये इस पूरे व्हील को हम क्या बोलते हैं, तो इस पूरे व्हील को हम बोलते हैं एनवलप। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एनवलप। यानी कि ये पूरा जो गोला है, पूरा जो व्हील है कोरोना वायरस का, ये इसी को बोलते हैं एनवलप, और ये भी एक प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये पूरा प्रोटीन है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के चारों ओर का जो कवर है, कोरोना वायरस के चारों ओर का जो कवर है, वो प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कोरोना वायरस के अंदर अगर हम आए, तो ये रेड कलर का जो थ्रेड आप देख रहे हो, धागेनुमा जो थ्रेड है रेड कलर का, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं RNA एन प्रोटीन। RNA का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और N का मतलब होता है न्यूक्लियोकैप्सिड। क्या होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, इसी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है वायरस के बारे में। वायरस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके अंदर पाई जाती है, RNA एंड एन प्रोटीन, मतलब न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन के अंदर इस वायरस की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे देखते जा रहे हैं। अब देखिए,
कोरोना वायरस को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको सेल स्ट्रक्चर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा सा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अगर नॉलेज नहीं भी है तो एक बार हम पहले सेल स्ट्रक्चर को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 3 ऑर्गन्स है यहाँ पे, एक तो न्यूक्लियस है, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर ये जो रेड कलर के जो स्पोर हैं इनको बोलते हैं हम क्या, राइबोसोम। न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स एंड गोल्जी बॉडी। इसको क्या बोलते हैं हम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपैरेटस। बस इन सभी का जो रिलेशन है वही कोरोना वायरस से है, मतलब इन सभी का पाला कोरोना वायरस से पड़ता है, आप ऐसा मान सकते हो। इसलिए हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। होने को तो सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं है। तो बस इतना आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, ये जो है ये गोल गोल सेल के बीच में, इसको इसी को बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक कहलाता है। ये हमारी कोशिका का नाभिक कहलाता है। अब इसी के अंदर पाया जाता है क्या, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसी के अंदर हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो मनुष्य की इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो कहां पाई जाती है, डीएनए में। ओके, ये जो बाहर आप देख रहे हो, बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही कौन लगे हैं, राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिपिड प्लस प्रोटीन। ये कहां पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, तो ये जो अपना नाभिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके जो सेल मेम्ब्रेन है वहां तक फैले रहते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगे हो गए, टच करके कहां तक जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन तक। और ये किसकी सप्लाई करते हैं, तो ये जो केंद्रक है इसको लिपिड एंड प्रोटीन की सप्लाई करते हैं। लिपिड एंड प्रोटीन और जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कहां तक पहुंचते हैं, न्यूक्लियस तक पहुंचते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 प्रकार का होता है। जो केंद्रक के पास होता है उसको बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे दाने लगे रहते हैं, दाने, और इन्हीं दानों को हम नाम देते हैं क्या, राइबोसोम। क्लियर हो गया। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पाए जाते हैं, तो केंद्रक के पास, यानी कि नाभिक के पास पाए जाते हैं, या न्यूक्लियस के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन पे दाने लगे रहते हैं। इन्हीं दानों को नाम देते हैं हम क्या, राइबोसोम। इतना क्लियर हो गया। और जो नाभिक से, जो केंद्रक से जो दूर होते हैं, जो केंद्रक से दूर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनको बोलते हैं हम SER। इसको बोलते हैं रफ, क्योंकि इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो केंद्रक से दूर होते हैं उनको बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए क्योंकि स्मूथ होते हैं, इनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार के दाने नहीं लगे होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा होता क्या है, ये हो गया आपका राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक। हाँ, राइबोसोम के बारे में देखते हैं। राइबोसोम कहाँ लगे रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे रहते हैं। और राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना या प्रोटीन को बनाना। तो राइबोसोम को ही क्या कहा जाता है, राइबोसोम को ही प्रोटीन की किचन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। यानी प्रोटीन बनाने वाली किचन किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। अभी पूरा फंक्शन में समझा रहा हूं। और लास्ट आप देख लीजिए किसको, गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस का काम क्या होता है कि राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया है, राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया है उसकी पैकेजिंग कहाँ होती है, उसकी पैकेजिंग होती है गोल्जी अपैरेटस में। कहने का मतलब ये कि राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएगा, अगर वो प्रोटीन बहुत हार्ड है और हमारी सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए या उसकी पैकेजिंग करने के लिए ये जो प्रोटीन है ये जाएगा आपका कहाँ पे, गोल्जी अपैरेटस के पास। और गोल्जी अपैरेटस इस प्रोटीन को ऐसे प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा जिसके कारण से सेल के जो कोशिकांग हैं, सेल्स ऑर्गेनल्स हैं, अब इस प्रोटीन को इजीली ग्रहण कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये हो गया सेल स्ट्रक्चर।
एक बार आप फंक्शन देख लीजिए। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन देखा है, अब हम इनका फंक्शन देखते हैं। तो देखिए ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं डीएनए, डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। इन्हीं डीएनए पे हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए, ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हो, इस डीएनए को जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जब से प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो ये डुप्लीकेशन करके या रिप्लीकेशन करके यानी कि द्विकुंडलन करके एक रेड कलर का थ्रेड यानी कि धागा बनाता है। इसी को बोलते हैं एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए क्या होता है? ये जो लाल कलर का ये जो धागा है, इसको बोलते हैं एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, क्यों मैसेंजर? क्यों? क्योंकि ये डीएनए के लिए एक मैसेंजर का काम करेगा, यानी कि डीएनए को जिस जिस प्रोटीन की आवश्यकता है उसकी कोडिंग वो आरएनए के ऊपर कर देता है। ठीक है, तो इसकी कोडिंग आरएनए के ऊपर होने के बाद ये आरएनए यहां से, ये देखिए अब यहां से होता हुआ कहाँ जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगा हुआ जो राइबोसोम होता है उसमें जाके ये अटैच हो जाता है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कहाँ जाता है? तो मैसेंजर आरएनए डीएनए की इंफॉर्मेशन लेके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे हुए राइबोसोम के पास जाता है, क्योंकि हमें पता है राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, अब आप देखिएगा राइबोसोम, ये जो धागेनुमा रचना है राइबोसोम कहलाती है। और राइबोसोम को हम बड़े रूप में देखें तो बड़े रूप में ये देखिए, ये होता है राइबोसोम, ये है राइबोसोम। ओके, अब ये राइबोसोम, तो राइबोसोम, ये राइबोसोम होता है। 80S का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है स्वीडबर्ग। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, जो ह्यूमन सेल्स होती हैं, उनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S होता है। 80S, एस का मतलब होता है स्वीडबर्ग। ठीक है, अब ये किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये 60S प्लस 40S, 60S एंड 40S से मिलकर बना होता है। तो आप बोलोगे 60S प्लस 40S तो 100S होना चाहिए, 100 स्वीडबर्ग होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप ऐसा मान लीजिए कि ये एक मार्कर है और ये उसका ढक्कन है। अभी इनकी लंबाई ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आप इसको बंद करेंगे तो क्या हुआ? उसने कुछ को क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया। तो ओवरलैप होने के कारण से क्या हो गया? कम हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जब ये इस प्रकार से जब एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं तो इनका जो स्वीडबर्ग है वो कम हो जाता है। इसलिए कितने का कहलाएगा? 80S का कहलाएगा, 80 स्वीडबर्ग का कहलाएगा। तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से ये जो मैसेंजर आरएनए हैं ये कहाँ गया? तो राइबोसोम के पास गया प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए, और राइबोसोम से जाके इस प्रकार से ये अटैच हो गया। राइबोसोम से जब ये इस प्रकार से अटैच हो गया तो राइबोसोम ने क्या किया? राइबोसोम के अंदर पाया जाता है rRNA। ओके, अब ये rRNA की फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए इस मैसेंजर आरएनए की जो थ्रेड है उस पे जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको उपलब्ध कराता है। राइबोसोमल आरएनए एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा, जो भी प्रोटीन की कोडिंग है उसके अपोजिट प्रोटीन ये उसको अवेलेबल करवाएगा। और इसमें इसकी हेल्प करता है कौन? टीआरएनए। टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए को हम बोलते हैं क्या? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए का निर्माण कहाँ? ये क्वेश्चन आ चुका है। मैसेंजर आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है। कौन करता है? तो डीएनए करता है। इसके बाद मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके कहाँ जाता है? राइबोसोम के पास। राइबोसोम के अंदर पाया जाता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए इस मैसेज को पढ़ता है और इस मैसेज के हिसाब से जो भी प्रोटीन होता है उसको वो अटैच करता है। उसको वो क्या करता है? अटैच करता है एमआरएनए के ऊपर। और राइबोसोमल आरएनए की हेल्प कौन करता है इस प्रोटीन को ढूंढने में? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये पूरी सेल में घूमता रहता है और जहां जहां जो प्रोटीन राइबोसोमल आरएनए के पास अवेलेबल नहीं है उसको लाकर किसको देता है? राइबोसोमल आरएनए को देता है। और राइबोसोमल आरएनए मान के चलो ये टीआरएनए है और ये प्रोटीन की कोडिंग लेके आया, तो राइबोसोमल आरएनए इस प्रोटीन की कोडिंग को लेके यहाँ पे लगा देगा। क्लियर हो गया? तो राइबोसोमल आरएनए की हेल्प करता है कौन? टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। इस प्रकार से क्या होता है? आरएनए को प्रोटीन मिल जाता है और प्रोटीन लेके
ये न्यूक्लियस में एवं जहां भी रिक्वायरमेंट होती है वहां ये चला जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि राइबोसोम ने क्या किया, प्रोटीन का निर्माण किया, जो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी उसका निर्माण कर दिया। इसलिए राइबोसोम को कोशिका का किचन घर भी कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का किचन घर भी कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। ये हमने राइबोसोम की स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखिए, अब होता क्या है कि यहां से जो प्रोटीन बना, मान के चलो ये प्रोटीन बन चुका है। अब ये प्रोटीन सेल्स ऑर्गेनल्स के द्वारा या न्यूक्लियस के द्वारा ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसको डायरेक्टली रूप से क्या नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये बेसिकल्स की फॉर्म में, कैसे बेसिकल्स की फॉर्म में कहाँ जाएगा, बेसिकल्स की फॉर्म में ये जाएगा किसके पास, गोल्जी बॉडी के पास या गोल्जी एपरेटस के पास। अब इसमें क्या होता है, गोल्जी एपरेटस क्या करता है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट को लेके ये जैसे ही बेसिकल्स इसके अंदर जाती है तो गोल्जी बॉडी का काम होता है पैकेजिंग करना। पैकेजिंग का मतलब होता है उसको उस संरचना में ढाल देना जिसके कारण से ये सेल्स ऑर्गेनल्स के ग्रहण करने योग्य हो जाए, उस संरचना में इसको मॉडिफाई करने का काम करता है। ओके, तो गोल्जी एपरेटस के पास जब ये बेसिकल्स गया, यानी कि जब ये प्रोटीन गया, तो गोल्जी एपरेटस ने क्या किया, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का यूज करके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो अब कोई भी कोशिकांग, कोई भी सेल्स ऑर्गेनल्स इस बेसिकल्स के इस इजी फॉर्म को गोल्जी एपरेटस ने जो प्रोटीन की पैकेजिंग की है उस पैकेजिंग को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। इतना क्लियर हो गया। ओके, अगर आपने ये समझ लिया, अब आपको कोरोना वायरस कैसे काम करेगा ये समझना अब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आ गया। तो एक बार अब हम देख लेते हैं कि कोरोना वायरस कैसे काम करते हैं। आइए, ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहां से, ब्रीदिंग से। तो ब्रीदिंग से, क्योंकि कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस हमारी बॉडी में कैसे अंदर जाता है, ब्रीदिंग के द्वारा। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय कोरोना वायरस हमारी बॉडी में जाता है। जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो सबसे पहले कहाँ इंफेक्शन होता है, ट्रैकिया में। और ट्रैकिया में जब इंफेक्शन होता है तो स्टार्टिंग के 5 से 7 दिन के अंदर ये इंफेक्ट करता है। तो सबसे पहले गले में इंफेक्शन होता है जिसके कारण से क्या आती है, खांसी आती है हमें, ठीक है ना, कफ आता है। तो गले में सबसे पहले इंफेक्शन करता है। तो गले में इंफेक्शन करने के बाद फिर ये नीचे क्या होता है, नीचे जाता है। तो नीचे आप देख सकते हो ये कहलाते हैं हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स। और लंग्स में अगर हम देखें तो ट्रेकिया डिवाइड होता है किसमें, ब्रोंकी में। और ब्रोंकी किसमें डिवाइड होता है, छोटी छोटी शाखाओं में। इन छोटी छोटी शाखाओं को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंकियल्स भी छोटी छोटी वायु कूपिकाओं में, इन वायु कूपिकाओं को हम क्या बोलते हैं, एल्वेओलाई बोलते हैं। एल्वेओलाई आपको याद रखना है। एल्वेओलाई क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो एल्वेओलाई फूल जाती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो वापस से पिचक जाती है। फिर सांस लेते हैं फिर फूल जाती है, और फिर सांस लेते हैं तो वापस से पिचक जाती है। तो कोरोना वायरस भी क्या होता है, इन सब से होते हुए, कहां से, ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल से होते हुए अंत में कहां पहुंच जाता है, एल्वियोलाई में। एल्वियोली क्या होता है, एल्वियोली की हिंदी होती है वायु कूपिका। यानी कि कोरोना वायरस सबसे एंड में ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं दाने, यानी कि वेलून्स की तरह होते हैं, वेलून्स की तरह ही फूलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं एल्वियोली यानी कि वायु कूपिका। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एल्वियोली का स्ट्रक्चर है बड़े फॉर्म में। ठीक है, तो एल्वियोली का स्ट्रक्चर है ये बड़े फॉर्म में। इतना क्लियर हो गया। अब इसी एल्वियोली में क्या होता है, कोरोना वायरस पहुंच जाता है। कोरोना वायरस जब इस एल्वियोली में पहुंचता है तो देखिए एक चीज और याद रखिएगा आप, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो सांस में जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन इस वायु कूपिका में भर जाती है। जब वो ऑक्सीजन इस वायु कूपिका में भर जाती है तो ये ऑक्सीजन, अच्छा ये रेड आप देख रहे हैं, ये होती हैं ब्लड वेसल्स। यानी हर वायु कूपिका के ऊपर ब्लड वेसल का जाल पाया जाता है, एक नेटवर्क पाया जाता है, और ये बहुत ही पतला होता है। ठीक है, बहुत ही पतला नेटवर्क होता है। जैसे ही हमने सांस ली और इसके अंदर हवा भरी तो उस हवा में, उस वायु में जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल के अंदर चली जाती है। वो ऑक्सीजन कहाँ चली गई, इस ब्लड वेसल के अंदर चली जाती है। और यहीं से ब्लड वेसल से होते हुए ये ऑक्सीजन हमारे कहाँ चले जाएगी, हार्ट में,
हृदय में चली जाएगी और हार्ट इसको पंप कर देगा कहाँ, पूरी की पूरी बॉडी में। यानी कि हम बोल सकते हैं कि लंग्स से आने वाला जो ब्लड होता है, फेफड़ों से आने वाला जो ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के द्वारा पूरी की पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि हम जो वर्कआउट करते हैं उसकी जो एनर्जी होती है, तो एनर्जी को यानी एटीपी जिन्हें हम बोलते हैं, तो एनर्जी की खपत के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो मतलब उसका ऑक्सीकरण किया जाता है। वो डिफरेंट टॉपिक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बस आप इतना समझो। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर आती है, ऑक्सीजन जब अंदर आती है तो ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, वायु कुपिका से होती हुई उसके चारों तरफ जो खून की नलियों का, रक्त की नलियों का जो जाल है, ब्लड वेसिल से, उसमें ऑक्सीजन चली जाती है और वहां से हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई कर दी जाती है। यहीं से अब ब्लड के अंदर क्या पाया जाती है, CO2। तो ऑक्सीजन तो अंदर चली गई, लेकिन जो CO2 है वो हमारी जो ब्लड वेसिल है उनने कहाँ दे दी, हवा के अंदर, वायु के अंदर। तो ऑक्सीजन तो ले लिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने जो हमारी वायु कुपिका है उसमें जो हवा भरी है उसमें वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को इसने डाल दिया। अब जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे तो ये CO2 क्या हो जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। सांस लेते हैं, वायु कुपिका यानी एल्वियोली में क्या भर गई है, हवा भर गई है, उस हवा से ऑक्सीजन हमारी ब्लड वेसिल्स में चली गई है और ब्लड वेसिल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में आ गई है, और जब सांस छोड़ेंगे तो ये CO2 वापस से बाहर निकल जाती है। तो अब हमने बहुत ही इजी अब हमने कर लिया है, हमने सेल स्ट्रक्चर समझ लिया है, हमने रेस्पिरेशन सिस्टम भी समझ लिया है। अब बस कोरोना वायरस को समझना बाकी है। तो कोरोना वायरस कैसे हमारी सेल को इन्फेक्ट करता है, अब आती है काम की बात। देखिए, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी, ठीक है। अब देखिएगा, तो क्या हुआ कि यहां से कोरोना वायरस क्या हुआ, सांस से होता हुआ कहां पहुंच गया, फाइनली एल्वियोली में। एल्वियोली में पहुंच गया यानी कि हमारे लंग्स में पहुंच गया। अब ये हमारी जो वायु कुपिका है उसको ये क्या करता है, उसको ये इन्फेक्ट करता है, यानी कि उसके चारों तरफ से जकड़ लेगा और उसमें हवा ही नहीं भरने देगा, मतलब उसको फूलने नहीं देगा, बैलून की तरह उसको फूलने नहीं देता। तो देखिए ऐसा क्या होता है, अब देखिएगा, तो आप ये देख सकते हैं ये एक सेल है, ठीक है। अगेन ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपको पता ही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये क्या पाया जाता है, तो ये राइबोसोम है ना, ये क्या है, राइबोसोम है, ये वेसिकल्स है। अब देखिएगा, तो होता क्या है, ये जो कोरोना वायरस के स्पाइक होते हैं, जिन्हें हम स्पाइक्स बोलते हैं, तो ये जो स्पाइक्स होते हैं, ये स्पाइक्स हमारी सेल में, हमारी जो कोशिका होती है उस पर छोटे छोटे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स यानी कि जिसे हम बोलते हैं ग्राहिका, है ना, ग्रहण करने वाले। तो स्पाइक, ये जो स्पाइक बना होता है कोरोना वायरस का, ये किसका मिलकर बना होता है, प्रोटीन का। और कौन सी प्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन का। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये अमीनो अम्ल एंड प्रोटीन के लिए कैसे होते हैं, ये संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो इन रिसेप्टर्स की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और कोशिका की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, जो कि जरूरी चीजों को, जरूरी वस्तुओं को कोशिका के अंदर आने देती है। तो जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर पहुंच गया तो ये लंग्स की सेल में जाएगा, लंग्स मतलब फेफड़ों की सेल में जाएगा या वायु कुपिका की सेल में जाएगा। तो सेल में जब ये एंट्री करता है तो सेल को ये लगता है कि ये तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन को सेल क्या होती है, हमारी अंदर आने देती है, ठीक है ना। तो सेल्स, तो प्रोटीन की फॉर्म में जो हमारी सेल्स होती है, सेल्स के चारों ओर क्या लगे हैं, रिसेप्टर्स, और ये स्पाइक जाके इस रिसेप्टर से चिपक जाते हैं और रिसेप्टर्स के द्वारा ये क्या होता है, कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो पूरा का पूरा जो प्रोटीन होता है वो तो एंटर नहीं करता है, जैसे ही इसको थोड़ी सी एंट्री मिलती है तो ये कोरोना वायरस फटाफट क्या करता है, अपना जो RNA है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, उसको हमारी सेल के अंदर डाल देता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA जो कहां चला गया, हमारी सेल के अंदर चला गया। अब एक चीज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अन्य वायरस होते हैं, जो अदर्स वायरस होते हैं, वो हमारे न्यूक्लियस पे अटैक करते हैं, और न्यूक्लियस पे अटैक करके किस पे कब्जा करते हैं, DNA को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस न्यूक्लियस पे अटैक ना करके कहां अटैक करता है,
राइबोसोम पे अटैक करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जो कोरोना वायरस है वो न्यूक्लियस पे अटैक नहीं करता, वो डायरेक्ट कहाँ अटैक करता है, राइबोसोम पे अटैक करता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम ही तो प्रोटीन का निर्माण करता है। क्लियर हो गया? तो ये जो कोरोना वायरस का आरएनए है ये सीधा कहाँ जाएगा, ये जो छोटे छोटे राइबोसोम के दाने हैं इन राइबोसोम पे जाके अटैच हो जाएगा इस प्रकार से। और ये जो कोरोना वायरस का आरएनए है इस पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। कौन सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है? मल्टीप्लिकेशन की, अपनी संख्या बढ़ाने की। तो ये चला जाता है किसके पास, तो राइबोसोम का बड़ा शेप आप देख लो, ये राइबोसोम है, इसको बड़े फॉर्म में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये राइबोसोम को हम बड़े शेप में यहां देख सकते हैं। अब ये राइबोसोम का क्या हो रहा है, ये आरएनए जो कौन सा आरएनए है, ये कोरोना वायरस वाला आरएनए है। तो कोरोना वायरस वाला आरएनए तो इस राइबोसोम से ऊपर अटैच हो गया और इस राइबोसोम को लगा कि ये मैसेंजर आरएनए है। इस राइबोसोम को क्या लगा कि ये केंद्रक से आया हुआ मैसेंजर आरएनए है। तो राइबोसोम ने भी इसको अटैच हो जाने दिया बड़ी आसानी से। जब ये राइबोसोम से अटैच हो गया, अब ये कोरोना वायरस का आरएनए अपनी जो भी कोडिंग है उसका यूज करके राइबोसोम से बोलेगा कि मुझे ये प्रोटीन लाके दो। तो राइबोसोम इसके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कोरोना वायरस के आरएनए पे जो प्रोटीन की मांग होगी वो ला के इसको दे देगा। इन सभी प्रोटीन का उपयोग करके कोरोना वायरस अपनी संख्या बढ़ा लेगा। कोरोना वायरस यानी कि आरएनए क्या करेगा, कोरोना वायरस का आरएनए क्या कर लेगा, अपनी संख्या बढ़ा लेगा। इस प्रकार से अपनी संख्या बढ़ा लेगा। ये इस प्रकार से ये हर एक कोरोना वायरस जो है, ये तो मैंने एक ही बनाया है, तो बहुत सारे कोरोना वायरस क्या होंगे, हर एक राइबोसोम के पास जाएंगे, हर एक राइबोसोम से जाके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम उन्हें प्रोटीन का निर्माण करके देगा। उस प्रोटीन का उपयोग करके ये अपने आप को रिप्लिकेट कर लेगा, डुप्लीकेट करता जाएगा। 1 से 2, 2 से 4 इस प्रकार से बनते जाते हैं। तो होगा क्या, इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी हमारी सेल्स के अंदर। जब सेल्स के अंदर हमारी जनसंख्या इनकी बढ़ जाएगी तो ये राइबोसोम, ये जो नया वाला देखो राइबोसोम बना है आपने, ये आरएनए नया वाला जो आरएनए बना है, तो ये आरएनए जब बनते हैं, ये बहुत सारे आरएनए, तो ये आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यानी कि राइबोसोम से निकलने के बाद कहाँ जाएंगे, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस के पास जाएंगे। अभी इस कोरोना वायरस के आरएनए में क्या नहीं लगे, स्पाइक नहीं लगे, स्पाइक है ना। तो जैसे ही ये कहाँ जाएगा, गोल्जी बॉडी के पास या गोल्जी अपैरेटस के पास जाएगा, तो गोल्जी अपैरेटस इसकी पैकेजिंग कर देगा, है ना। वेसिकल की फॉर्म में जाएगा अंदर, है ना। वेसिकल की फॉर्म में गया तो इसके चारों ओर क्या लग जाएगा, इसके चारों ओर अब स्पाइक लग जाएगा। इस प्रकार से स्पाइक लग गए, इस प्रकार से स्पाइक लग गए। यानी कि गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस का काम होता है कि उसको संरचना प्रदान करना, उसको स्ट्रक्चर प्रदान करना। तो जैसे ही आरएनए, कौन सा आरएनए, हमारा कोरोना वायरस का जो आरएनए है, तो कोरोना वायरस का आरएनए जैसे ही राइबोसोम से निकल के कहाँ जाएगा, गोल्जी अपैरेटस के पास जाएगा। तो गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का यूज करके, इस ग्लाइकोप्रोटीन का यूज करके इस आरएनए के चारों ओर क्या करेगा, आरएनए के चारों ओर लगा देगा। तो देखिए स्पाइक जो है, स्पाइक किसके मिलके बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। तो ग्लाइकोप्रोटीन का ये स्पाइक लग जाएगा। अब ये सब इकट्ठा हो जाते हैं कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के पास। तो ऐसे करके बहुत सारे बेसिकल्स जाते जाते हैं। जो कोरोना वायरस का आरएनए है वो गोल्जी अपैरेटस से होता हुआ गुजरता है और एक इस प्रकार से नए वायरस बहुत सारे कोशिका के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो हमने ये देखा कि कोरोना वायरस जो होता है वो स्पाइक के द्वारा हमारी सेल से जुड़ता है और फाइनली कोशिका इसको अंदर आने देती है। कोशिका को ये लगता है कि ये प्रोटीन है, इसलिए कोशिका इसकी एंट्री आराम से होने देती है और पूरा का पूरा कोरोना वायरस का प्रोटीन अंदर नहीं जाता। तो मेनली अंदर क्या जाता है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसपे इस वायरस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, सिर्फ वही पार्ट अंदर जाता है। और यहाँ यही याद रखना है कि कोरोना वायरस का आरएनए हमारे न्यूक्लियस पे अटैक ना करके राइबोसोम पे अटैक करता है। राइबोसोम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए हैं उन पे अटैक करता है। यहाँ पे आरएनए अपने बहुत सारे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है ना, रिप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट 1 से 2, 2 से 4 इस प्रकार से करके पूरे में फैल जाता है। और जो भी रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल ये प्लस बहुत सारे प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट
इस राइबोसोम से निकल के कहाँ जाते हैं, गोल्जी बॉडी के पास। और गोल्जी बॉडी किसका काम करेगा, गोल्जी बॉडी इनकी पैकेजिंग कर देगा। तो पैकेजिंग कर देगा तो पैकेजिंग होके क्या होते हैं, इस आरएनए के चारों तरफ क्या लग गए, स्पाइक लग गए। और क्या लग गए, और ये पूरा का पूरा जो खोल है, पूरा कवर है, किसका बना है, प्रोटीन का। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, इस पूरे प्रोटीन को बना देगा और एक नया कोरोना वायरस तैयार कर देगा। इस प्रकार से बहुत सारे कोरोना वायरस जो है तैयार होते जाते हैं और हमारी पूरी सेल में फैल जाते हैं। जब इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो आप देखिएगा जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा अधिक हो गई, इस प्रकार से कोरोना वायरस बहुत सारे बन गए हैं, अब क्या हो जाएगी, सेल हमारी फट जाएगी और ये रिलीज हो जाएंगे। जब ये रिलीज हो गए तो ये क्या करते हैं, ये दूसरी सेल के पास जाएंगे, ये दूसरी सेल के पास जाएगा, ये और दूसरी सेल के पास जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, हर एक सेल को ये अपने इन्फेक्शन में ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी बॉडी को इन्फेक्शन में ले लेंगे। अब हम बात करते हैं लंग्स पे। तो लंग्स पे हम देख रहे थे एल्बियोली के बारे में, यानी कि वायुकोपिका। तो एक वायुकोपिका जब इन्फेक्टेड हो गई तो होता क्या है कि वायुकोपिका जब इन्फेक्टेड होती है तो उसमें इन्फ्लेम हो जाती है, मतलब थोड़ी सूजन सी आ जाती है। सूजन सी आने के कारण से वो ठीक से क्या होती है, वो ठीक से फूल नहीं पाती है। तो ठीक से फूल नहीं पाती है, जिसके कारण से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। और जब सांस लेने में हमें बहुत तकलीफ होती है तो सांस लेने में तकलीफ होने के कारण से जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है वो पूरी नहीं हो पाती। जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी तो हमारी बॉडी कैसे काम करेगी। तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर होता जाता है। और जब इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए क्या, हमारी बॉडी को ऊर्जा यानी एटीपी को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी को ऊर्जा जो अंदर है वो टूटेगी नहीं। ऊर्जा नहीं टूटेगी मतलब उस एनर्जी का यूज नहीं हो पाया तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी। और जब प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है तो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है इस प्रकार से हर सेल में बढ़ जाता है। जब हर सेल में संक्रमण बढ़ता है तो फाइनली ये हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया किस प्रकार से इंफेक्शन पूरी बॉडी में फैलता है। और जब हमारी एल्बियोली इंफेक्टेड होती है, जब हमारे लंग्स इंफेक्टेड होते हैं तो कोरोना वायरस के कारण से इसमें एक प्रकार का लिक्विड भर जाता है। क्या भर जाता है? लिक्विड। ये लिक्विड भरने के कारण से क्या होता है, अब ये लिक्विड भर गया और ऊपर से इसमें सूजन आ जाती है। किसमें? जो हमारी एल्बियोली या वायुकोपिका होती है इसमें सूजन आ जाती है। तो सूजन आ जाती है तो सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। अब देखिएगा इसमें क्या भर गया है? लिक्विड। ऊपर से क्या आ गई है? सूजन। यानी कि ना तो ये फूल सकता है और ना तो इसमें एयर पूरी भर सकती है। क्यों? जैसे ही हम सांस लेंगे, सांस लेने के कारण से है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है तो इस लिक्विड भरने के कारण से हवा इसमें भर नहीं पाती। तो जैसे हमने सांस ली, तो जैसे ही आप सांस लोगे, अगर कोई कोरोना वायरस का रोगी है, अगर वो सांस लेता है तो खांसी बाहर आती है, उसे बहुत तेज खांसता है, वो खांसी बाहर आती है। खांसी, बुखार, सर्दी, जुकाम। तो ऐसा क्यों होता है? खांसी क्यों आती है? क्योंकि जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, जो वायुकोपिका है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है और वो लिक्विड भरा है तो अंदर हवा नहीं आ पाती। जैसे ही सांस ली, वो फटक से ये क्या करेगा, ये वायुकोपिका उस एयर को वापस से बाहर फेंकेगी और जब वो वापस से बाहर फेंकती है तो खांसी की फॉर्म में बाहर निकलती है। तो खांसी कैसे उठती है आपको पता चल गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो वायुकोपिका है उसमें ऑलरेडी लिक्विड भरा हुआ है, हवा के लिए जगह नहीं होती। जो भी हम सांस से जो हवा लेते हैं वो फटाक से बाहर निकलती है। तो फटाक से बाहर निकलेगी तो खांसी की फॉर्म में, कफ की फॉर्म में बाहर निकलती है। इसलिए कोरोना पेशेंट को खांसी उठती है। ठीक है, खांसी उठती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब लिक्विड भर जाता है, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, हेडेक, सर दर्द, पेन, पूरी बॉडी में दर्द, ये सारी लक्षण जो होते हैं कोरोना पेशेंट में पाए जाते हैं। तो कोरोना वायरस जो है बॉडी के अंदर किस प्रकार से वर्क करता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सेल स्ट्रक्चर आपको अच्छा हो और रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर आपको नॉलेज हो तो हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, और अब बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, बस उसके बारे में 1 मिनट और लूँगा। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, ये कोई वैक्सीन तो है नहीं। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, देखिए एक बात और मैं बताना भूल गया। जैसे ही कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है या कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? एंटीबॉडी।
ठीक है ना। तो एंटीबॉडी बनते हैं। अब ये एंटीबॉडी कौन बनाता है? WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो कोरोना वायरस को जो हमारी बॉडी है वो फटाक से मार डालेगी अंदर ही। तो जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उन पर कोरोना वायरस ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो कोरोना वायरस की कोशिश क्या रहती है कि सबसे पहले अंदर जाके किसको मारे? WBC यानी थ्रोम्बोसाइट को। तो कोरोना वायरस इन दोनों में यानी कोरोना वायरस और WBC में आपस में क्या होती है? लड़ाई। क्यों? क्योंकि WBC ही एंटीबॉडी बनाता है और यही एंटीबॉडी जो है कोरोना वायरस से जाके लड़ती है। तो इनमें आपस में जंग चलती है। तो आपने देखा होगा, सुना जाता है, अक्सर न्यूज में आता है कि कम से कम 5 से 7 दिन बाद कोरोना के लक्षण आते हैं। तो 5 से 7 दिन कहाँ लग गए? तो 5 से 7 दिन ऐसे लगे कि कोरोना वायरस तो अंदर पहुंच गया पहले दिन। अब बाद में क्या हुआ? जैसे ही कोरोना वायरस अंदर आया तो WBC क्या है? WBC है हमारी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम। ये एक सैनिक है जो तलवार लेके खड़े हुए हैं। जैसे ही कोरोना वायरस की एंट्री हुई तो WBC उसे मारने दौड़ गया। तो इनमें 3, 4, 5 दिन आपस में जंग चलती है। इस जंग में अगर WBC जीत गया यानी एंटीबॉडी जीत गए या एंटीबॉडी पूरी बॉडी में बन गए तो कोरोना वायरस खत्म हो गया। लेकिन अगर WBC, तो कोरोना वायरस ने अगर WBC को मार दिया तो फिर कोरोना वायरस हमारी बॉडी पे क्या हो जाता है? हावी हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हाँ, अब बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी ये होता है कि किसी भी स्वस्थ मनुष्य में थोड़ा सा कोरोना वायरस इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट करा के क्या होता है? अब देखिए, जो कोरोना वायरस के जो हानिकारक इफेक्ट है जिससे कि वो बहुत गंभीर डिसीज पहुंचाता है, तो कोरोना वायरस को थोड़ा कमजोर किया जाता है और कमजोर करके एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में उसको एंटर किया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जब ये फैलता है तो हेल्दी मनुष्य में क्या होता है? बहुत सारे एंटीबॉडीज बनते हैं। और एंटीबॉडीज कौन बनाता है? WBC। तो एंटीबॉडी जब बनाता है तो उन्हीं एंटीबॉडी को ले लिया जाता है और उन्हीं एंटीबॉडीज को लेके जो बीमार, जो कोरोना से संक्रमित जो पेशेंट है, जिसको कोरोना की बीमारी है, जो सही नहीं हो रही, जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो उन एंटीबॉडीज को निकाल के दूसरे पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और उसको जब एंटीबॉडी उसकी बॉडी में जाती हैं तो 90% तक वो रिकवर हो जाता है। ये कहलाती है प्लाज्मा थेरेपी। तो आजकल क्या किया जा रहा है कि जो लोग ऑलरेडी कोरोना संक्रमित थे और जो लोग ठीक हो चुके हैं तो उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी क्या बने हुए हैं? उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बने हुए हैं। तो आजकल उनके एंटीबॉडीज लेकर दूसरे मरीज जो कि कोरोना से ठीक नहीं हो रहा है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज को डाला जा रहा है। लेकिन ICMR का कहना यह है कि इस प्रकार का जो प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी मतलब एक इंसान के एंटीबॉडीज निकाल के दूसरे इंसान की बॉडी में डालना, ये ठीक नहीं है। मतलब ये 100% इफेक्टिव नहीं है। ये कभी कभी घातक भी हो जाता है। दूसरे इंसान जिसको एंटीबॉडीज दिया गया है उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा नहीं कि 100% प्लाज्मा थेरेपी काम ही करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हो गई प्लाज्मा थेरेपी और आज हमने कंप्लीट कर ली है अपनी कोरोना वायरस की क्लास। थैंक यू सो मच।